धोनी की रांची के राजकुमार महेंद्र सिंह धोनी की एक और दरियादिली सामने आई है। माही ने यूएई जाने के दौरान फ्लाइट में अपनी सीट दूसरे के लिए छोड़ दी। इसे लेकर जॉर्ज नामक एक शख्स ने ट्विटर पर वीडियो अपलोड किया। दरअसल आईपीएल खेलने के लिए चेन्नई सुपर किंग्स की टीम दुबई जा रही थी। इस दौरान कहा जाता रहा कि माही ने अपने बिजनेस क्लास की सीट को इकोनॉमी क्लास की यात्री के साथ चेंज कर लिया था, क्योंकि उस यात्री का पैर लंबा था। ऐसे में वो इकोनॉमी क्लास की सीट पर ठीक से बैठ नहीं पा रहा था। जॉर्ज के ट्वीट को चेन्नई सुपर किंग्स के आधिकारिक ट्विटर हैंडल द्वारा भी लाइक किया गया है। तो तस्वीरें में आपको दिखा रहे, देखिए चेन्नई सुपर किंग आईपीएल खेलने के लिए यूएई जा रही थी, लेकिन इस दौरान माही जो है धोनी, रांची के राजकुमार धोनी की दरियादिली देखने को मिली है। धोनी ने अपनी बिजनेस क्लास की सीट एक शख्स के लिए छोड़ दी जो इकोनॉमिक क्लास में बैठा था, और इसलिए छोड़ी ये सीट क्योंकि जो इकोनॉमिक क्लास का शख्स था उसके पैर लंबे थे, वो ठीक से बैठ नहीं पा रहा था। इसके बाद धोनी ने अपनी बिजनेस क्लास की सीट उस शख्स को दे दी और खुद इकोनॉमिक क्लास में जाकर बैठ गए। हालांकि जॉर्ज नाम के एक शख्स ने इस मामले का पूरा वीडियो ट्विटर पर शेयर किया। उसके बाद तमाम लोग धोनी की प्रशंसा कर रहे हैं। पाकुड़ के महेशपुर शहर ग्राम में दो गुटों में हिंसक झड़प हुई, जिसमें 5 लोग घायल हो गए। इसके बाद इलाके में बड़ी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई। दरअसल पिछले दिनों 2 लोगों में आपसी विवाद हुआ था, जिसके बाद एक गुट के लोगों ने शहर ग्राम की सभी दुकानों को बंद करा दिया। लेकिन आज दूसरे गुट के लोगों ने जैसे ही दुकानों को बंद कराने सड़क पर वो उतरे, दोनों गुटों में झड़प हो गई। एक्सक्लूसिव तस्वीरें में हम आपको दिखा रहे, देखिए लाठी डंडों से लैस महेशपुर के लोग पहुंचे थे। इसके बाद पुलिस टीम भी वहां पहुंची, लोगों को समझाया गया है। कुंदन हमारे सहयोगी पाकुड़ से सीधे हमारे साथ जुड़े हैं। कुंदन, क्या कुछ स्थिति है फिलहाल वहां? अनूप, अभी वहां पर तमाम पुलिस पदाधिकारी और महेशपुर के प्रखंड स्तरीय पदाधिकारी पहुंच गए हैं और जो विवाद का कारण था उसको जान गए हैं, और वहां पर पुलिस बल तैनात किया जा रहा है और भी पुलिस बलों को मंगाया जा रहा है, और उसके बाद दोनों गुटों के बीच बैठक करके समझौता किया जाएगा। उस पर एक छोटी सी विवाद आई थी कि पिछले दिन पानी गिर रहा था और एक व्यक्ति एक दुकान में रुक गया था, और जब रात के 9 से अधिक हो गया तो दुकानदार उसको जाने के लिए कहा था, और इसी बात को लेकर के केवल विवाद हुई थी और दोनों में हल्का फुल्का मारपीट भी हुई थी। और उसके बाद जो है 2 गुटों में बात बढ़ गई और एक बड़ा विवाद बनते हुए जो दूसरे गुट के लोग हैं वो शहर ग्राम के तमाम दुकानों को बंद कराने की बात करने लगे और बंद भी करा दिए थे। 2 दिन बंद कराए थे, तो आज जो दुकानदार है वो लोग विरोध कर दिया था, जिसके कारण 2 गुटों में झड़प हुई है और तमाम पुलिस बल वहां पर तैनात कर दिया गया है और पुलिस पदाधिकारी भी तैनात किए गए हैं। और फिलहाल स्थिति शांतिपूर्ण है और पुलिस पदाधिकारी दोनों ही गुट को समझा करके मामला को। आप कुंदन नजर बनाए रखिए, हम आपसे लगातार अपडेट लेते रहेंगे। तो देखिए पाकुड़ की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर 2 गुटों में झड़प हुई, जिसमें 5 लोग घायल हुए हैं। हालांकि आज भी ऐसी स्थिति बन रही थी, लेकिन पुलिस बल मौके पर पहुंच गए। फिलहाल स्थिति को नियंत्रण में कर लिया गया है। राज्य सजा पुनरीक्षण परिषद की बैठक में लिए गए फैसले के बाद जेल में बंद 79 कैदियों की रिहाई का रास्ता साफ हो गया है। होम डिपार्टमेंट ने इस संबंध में नोटिफिकेशन जो है वो जारी कर दिया है। इसके तहत होटवार जेल में सर्वाधिक 50 कैदी जल्दी छोड़े जाएंगे। इन कैदियों पर जघन्य अपराध में शामिल होने के कारण 14 या इससे ज्यादा सालों से ये सजा जेल में काट रहे थे। जेल में बंद 79 कैदियों के बाहर निकलने का रास्ता साफ हो गया है। राज्य सजा पुनरीक्षण परिषद की बैठक में लिए गए निर्णय के बाद होम डिपार्टमेंट ने इसके लिए नोटिफिकेशन जारी कर दी है, जिसके तहत होटवार जेल रांची से 50, जेपी केंद्रीय कारा हजारीबाग से 10, केंद्रीय कारा दुमका से 10, घाघीडीह जेल जमशेदपुर से 5, पलामू केंद्रीय कारा से 3 और हजारीबाग ओपन जेल से 1 कैदी रिहा होंगे। इन तमाम कैदियों के ऊपर में जघन्य आरोप लगे हुए थे और जिसके तहत 14 से अधिक वर्षों की सजा ये विभिन्न जेलों में काट रहे थे। ऐसे में बड़ा सवाल ये है कि मर्डर एवं अन्य जघन्य क्राइम कर ये जेल के सलाखों के पीछे गए कैदियों को रिहा करना कितना उचित है। कैमरा पर्सन राजीव के साथ भुवन किशोर झा, न्यूज 18 रांची। तो देखिए 79 कैदियों की रिहाई का रास्ता साफ हो गया है, लेकिन कई सवाल भी उठ रहे हैं। सवाल क्या, ये भी हम आपको बताते हैं। सवाल है कि जघन्य अपराध में शामिल कैदियों की आखिर रिहाई क्यों हो रही है? मर्डर जैसी कई ऐसी आरोप और धाराएं लगे जिनके ऊपर, जिनमें रिहाई हो रही है, इनकी आखिर क्यों? हत्या जैसी बड़ी वारदात में ये शामिल है तो इनकी रिहाई क्यों हो रही है?
और सबसे बड़ा सवाल कि गृह विभाग जो है, गृह मंत्रालय ने क्या पड़ताल नहीं की इसकी। बात कोरोना की। झारखंड में कोरोना मरीजों की संख्या 28,000 के पार पहुंच गई है। 24 घंटे में राज्य में 955 नए मरीज मिले हैं। वहीं 24 घंटे में 6 लोगों की मौत भी हुई है और अब तक अगर कुल मौतों की बात करें तो 297 मरीजों की मौत अब तक हो चुकी है कोरोना से। वहीं देखिए, सीएम हेमंत सोरेन के माता पिता यानी शिबू सोरेन और रूपी सोरेन भी कोरोना पॉजिटिव हुए हैं। होम आइसोलेशन पर हैं शिबू सोरेन और रूपी सोरेन। ये बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता रहे। शिबू सोरेन और उनकी पत्नी कोरोना पॉजिटिव है, होम आइसोलेशन पर दोनों इस वक्त है। 24 घंटे में झारखंड में कोरोना के 955 नए केस मिलने के साथ ही राज्य में कोरोना पॉजिटिव की संख्या बढ़कर 28,196 हो गई है, जिसमें 9,527 एक्टिव केस हैं। अगर हम बात करें तो पिछले 24 घंटे में पूरे राज्य में कोरोना से 6 लोगों की मौत हुई है और इस तरह से राज्य में कोरोना से मरने वालों की संख्या 297 हो गई है। अगर बात करें तो एक दुखद खबर यह है कि रिम्स के ट्रॉमा सेंटर में गढ़वा से आए एक युवक ने जो कोरोना पॉजिटिव था वो उसने फांसी लगाकर अपनी जान दे दी है। पुलिस पूरे मामले की तहकीकात कर रही है। पीपीई किट पहनकर पुलिस अंदर में है और पूरे मामले की तहकीकात कर रही है कि आखिर किस वजह से किस समय जो कोरोना पॉजिटिव युवक था उसने अपनी जान दी है। कैमरामैन केडी के साथ उपेंद्र, न्यूज 18 रांची। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के पिता शिबू सोरेन और उनकी मां के कोरोना पॉजिटिव होने के बाद शिबू सोरेन के आवास पर डॉक्टरों की टीम तैनात कर दी गई है। हालांकि शिबू सोरेन और उनकी पत्नी दोनों की स्थिति अभी बिल्कुल ठीक है, लेकिन किसी भी तरह की स्थिति और मेडिकल सुविधा के लिए स्वास्थ्य विभाग ने पूरी तैयारी कर ली है। फिलहाल दोनों घर पर ही आइसोलेट हैं। कहा गया था दोनों पॉजिटिव आए। कैसी तबीयत अभी है? नहीं, अभी स्टेबल है, तबीयत ठीक है, लेकिन हम लोग पूरी अच्छे ढंग से नज़र रखे हुए हैं। हम लोग एकदम से हर तरह से तैयार हैं और अगर किसी भी तरह की किसी भी समय कोई आवश्यकता पड़ती है तो उसके लिए हम लोग मुस्तैदी से काम करेंगे। अभी कहाँ रहेंगे? अभी घर पे ही, हाँ अभी होम आइसोलेशन में है और टीम भी हम लोगों की तैयार है। पैरामेडिकल मेडिकल स्टाफ भी है जो कि उनका एकदम कंटिन्यूस मॉनिटरिंग कर रही है। इधर गिरिडीह में लॉकडाउन उल्लंघन को लेकर जिला प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने गाइडलाइन का उल्लंघन कर खोले गए 9 होटलों को सील कर दिया है। जिन होटलों को सील किया गया है उनमें होटल निखर, होटल अशोका, होटल वाटिका, होटल नटराज, होटल गैली इंटरनेशनल, होटल गार्डन, होटल वैष्णव, होटल केसी निमानी का नाम शामिल है। कई होटलों में अवैध रूप से शराब भी परोसी जा रही थी। ट्रेनी आईएएस सैयद रियाज अहम के नेतृत्व में यह कार्रवाई की गई है। गिरिडीह में नगर थाना के महज 250 मीटर की दूरी पर एक घर में चोरी की बड़ी वारदात हुई है। अपराधियों ने हट्टी बाजार के मस्जिद गली के एक घर से करीब 9.5 लाख के जेवरात और 50,000 रुपए की चोरी कर ली। वह जिस बक्से में जेवरात थे वो बक्सा घर से कुछ दूर खेत में फेंका हुआ मिला। बताया जा रहा है कि घर का मालिक हैदराबाद में है। घर में उनके बेटे रहते हैं और रात में दोनों भाई एक ही कमरे में सोए थे और इसी दौरान अपराधियों ने पहले दोनों भाइयों पर स्प्रे छिड़ककर उन्हें बेहोश किया और अलग अलग कमरों में रखे अलमारी और बक्से से 9.5 लाख के जेवरात और 50,000 कैश ले उड़े। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की छानबीन कर रही है। रामगढ़ में एक महिला ने बैंक प्रबंधन पर मिलीभगत कर उसके खाते से 44 लाख रुपए निकासी का सनसनीखेज आरोप लगाया है। इस मामले में भुरकुंडा थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। पूरा मामला 2018-19 का है, लेकिन इस साल 10 अगस्त को महिला को अकाउंट खाली होने की जानकारी मिली। पटेल नगर निवासी कुमारी सारांश दुबई में काम करती है और बैंक ऑफ इंडिया के भुरकुंडा शाखा में अपना खाता खुलवाकर उन्होंने रखा है। उसके पति के साथ एक ज्वाइंट खाता भी है। महिला का आरोप है कि जब वो दुबई में थी उसके हस्ताक्षर के बिना उसके खाते से पैसे की निकासी कैसे हो गई। इस बैंक में उसने 24 लाख रुपए का एक फिक्स डिपॉजिट करा रखा था, जबकि ऑडी खाता में 18 लाख रुपए जमा थे। महिला का ससुराल में कुछ विवाद चल रहा था। बैंक खाते से जुड़े सारे दस्तावेज ससुराल में ही थे। 12 दिन पहले जैसे ही महिला को पता चला कि उसका बैंक अकाउंट खाली हो गया है, उसी दिन कुमारी सारांश ने बैंक में जाकर खाते की जानकारी ली तो पता चला कि उसका फिक्स डिपॉजिट भी टूट चुका है। जिसके बाद उसने इस पूरे मामले में अपने पति के साथ बैंक प्रबंधन की मिलीभगत का आरोप लगाया है। वही बैंक प्रबंधन इसमें किसी भी धोखाधड़ी से इनकार कर रहा है। पारिवारिक विवाद था जिसकी वजह से मैं पिछले 3 सालों से लगभग 2.5-3 वर्षों से मैंने ये बैंक में मैं कभी आई ही नहीं थी।
लेकिन इसके बावजूद मुझे ये समझ में नहीं आ रहा ये कैसे हुआ बिना मेरे हस्ताक्षर का। ये कैसे इन लोगों ने वो सारा अकाउंट में मेरा जो भी बैलेंस था वो सब कुछ निकाल लिया। ज्वाइंट अकाउंट में पैसा दिया जाता है, अगर सर्वाइवल इंस्ट्रक्शन है तो आदमी नहीं निकाला, तो कोई मिली भगत का स्कोप नहीं है। महिला के द्वारा बार बार कहा जा रहा है कि जाली दस्तावेज किया गया है, उसमें सभी सिग्नेचर उनका असली है। अगर वो जाली करती है तो जांच से ही पता चलेगा कि जाली है। जामताड़ा में इन दिनों दो बड़े अधिकारियों के बीच शीत युद्ध चल रहा है जो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। जिले के डीसी और एसपी अपने आप को एक दूसरे से सुपर साबित करने में लगे हैं। इस वॉक युद्ध की शुरुआत जो है 13 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस की तैयारी को लेकर हुई, जब गांधी मैदान में डीसी तय समय से 20 मिनट पहले पहुंच गए और एसपी तय समय पर पहुंचे। लेकिन डीसी को एसपी का उनके बाद आना नागवार गुजरा और उन्होंने एसपी की शिकायत आला अधिकारियों से कर दी, जिसके बाद मुख्यालय से एसपी को फोन आया जो उन्हें अच्छा नहीं लगा। इसके तुरंत बाद एसपी ने धड़ाधड़ ट्वीट कर दिए, जिसके बाद डीसी और एसपी के बीच व्यवहारिक फासला बढ़ गया है, जिस पर जनप्रतिनिधियों ने अधिकारियों को एक दूसरे से उलझने के बजाय काम पर ध्यान देने की अपील की है। जामताड़ा जिले के किसी भी प्रखंड में योजनाओं को धरातल पर उतारने का कोई काम नहीं हो रहा। जिला प्रशासन सिर्फ आपस में ही तू मैं करने में लगा हुआ है, सिर्फ एक दूसरे को नीचा दिखाने में लगा हुआ है। एसपी हो या डीसी, सरकार आपको भेजी है यहाँ काम करने के लिए, और यहाँ ना कोई छोटा है ना कोई बड़ा। मुझे विकास से मतलब है, पदाधिकारी को मैं लाता जरूर हूँ यहाँ पर, मुझे विकास चाहिए। आपस में यदि आप लोग की कोई बात है तो उसको आप लोग घर में बैठ के सॉर्ट आउट करें, मीडिया में सार्वजनिक ये ना करें। झारखंड राज्य ऊर्जा विद्युत निगम अब सख्ती से बकायेदारों से बिजली का बिल वसूलने में लगा है। लंबे समय से बिजली बिल का भुगतान नहीं करने वाले औद्योगिक प्रतिष्ठानों और होटलों को नोटिस जारी कर 15 दिनों के भीतर बिजली बिल जमा करने को कहा गया है। राजधानी रांची के 1 दर्जन से अधिक होटलों और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों पर बिजली विभाग का करीब 4 से 5 करोड़ का बिल बकाया है। विद्युत निगम ने सख्त चेतावनी दी है कि बिजली बिल नहीं चुकाने पर इन प्रतिष्ठानों की बिजली काट दी जाएगी और उनके खिलाफ केस भी किया जाएगा। राज्य गठन के 20 साल बाद सरकार ने झारखंड का नया प्रतीक चिन्ह एक हफ्ते के पहले ही लॉन्च कर दिया गया, लेकिन प्रोजेक्ट भवन को छोड़ ज्यादातर सरकारी भवन, यहां तक कि नेपाल हाउस, रिम्स और अन्य छोटे बड़े सरकारी भवनों अधिकारियों के सेक्शन बोर्ड पर पुराने लोगों को ही लगा दिया गया है। 7 दिन बीत जाने के बाद भी राज्य के नए प्रतीक नहीं लगने पर अधिकारियों का उदासीन रवैया, इसे कहा जाए या फिर लापरवाही, इस मुद्दे पर ज्यादातर अधिकारी जवाब देने से बच रहे हैं, तो कई ने जल्द ही पुराने प्रतीक चिन्ह को हटाकर नया प्रतीक चिन्ह लगाने की बात कही है। चेंज होगा अभी बारिश है, हो जाएगा। कब तक सर? जितना जल्दी होगा हो जाएगा। प्रतीक चिन्ह जब लॉन्च हो गया है तो उसी का इस्तेमाल करना चाहिए, तो इस पर मैं निदेशक से बात करूंगा और जितना जल्दी हो इस पर कार्रवाई की जाएगी। 2-3 दिन में हो जाएगा। जब एक बार जब शुरू हो गया है, आपने ध्यान में ला दिया, तो हम लोग चूँकि कोविड में इतने व्यस्त हैं कि इन चीज़ों पर ध्यान नहीं गया। इसको मेरी त्रुटि भी आप कह सकते हैं, लेकिन ये हो जाएगा। हजारीबाग के बिनोबा भावे विश्वविद्यालय को हाईटेक बनाने के लिए पूरे कैंपस में वाईफाई की सुविधा दी जानी है। इसके लिए करीब 16 करोड़ रुपए खर्च किए जाने हैं, लेकिन 3 साल बीतने के बाद भी कैंपस को वाईफाई से लैस करने का सपना अब तक अधूरा है। जिस कंपनी को वाईफाई लगाना था उसने थोड़ा सा काम करके छोड़ दिया। स्टोर रूम में पड़ा सामान कबाड़ में तब्दील हो रहा है और ऐसे में अब इस पूरे मामले की जांच की मांग उठ रही है। वहीं विश्वविद्यालय के कुलपति जल्दी से पूरा कराने का भरोसा दिला रहे हैं। बिहार में बाढ़ ने साहिबगंज के खनन विभाग को पूरी तरह प्रभावित कर दिया है। पहले कोरोना काल में पत्थर व्यवसाय पूरी तरह बंद रहा और अब बिहार में बाढ़ के कारण यहां खनन का काम पूरी तरह बंद है, क्योंकि बिहार के कई जिलों में बाढ़ की वजह से पत्थरों की मांग घट गई है। बिक्री कम होने का सीधा असर जो है उत्पादन पर पड़ रहा है। व्यवसायी स्टोन चिप्स की डिमांड नहीं होने से परेशान है, जिससे खनन विभाग के राजस्व पर भी असर पड़ रहा है। हालांकि खनन विभाग के अधिकारियों का मानना है कि कोरोना काल में भी विभाग ने अब तक 27 करोड़ के राजस्व की प्राप्ति की है। थोड़ी मांग बढ़ी थी, मांग बढ़ने के कारण कोरोना में भी हमारा खनन कार्य अच्छा चला, जिससे हमको अभी तक 27 करोड़ रुपया राजस्व प्राप्त हुई है। अभी बाढ़ आ जाने के कारण बिहार और थोड़ा इधर हम लोगों के जिला में भी थोड़ी कमी हो रही है, लेकिन जैसे फिर सुधरेगा फिर हम लोग राजस्व समाहरण, हमारा पहला लक्ष्य है कि अधिक से अधिक समाहरण करें।
समाज में शिक्षा के प्रति नई सोच पैदा करने के लिए सिमडेगा के बानो प्रखंड के शिक्षक स्मित कुमार सोनी को राष्ट्रपति पुरस्कार देने की घोषणा की गई है, जो सिमडेगा के साथ ही पूरे झारखंड के लिए गौरव की बात है। स्मित कुमार सोनी राजकीय मध्य विद्यालय बानो में शिक्षक हैं और उन्होंने इसी स्कूल से पढ़ाई भी की है। बच्चों की शिक्षा के प्रति स्मित का ऐसा समर्पण है कि जब बाकी शिक्षक सुबह में अपने निजी काम निपटाते हैं या मॉर्निंग वॉक करते हैं, उस वक्त ये दूसरे स्कूल में शिक्षा बांट रहे होते। शिक्षक स्मित कुमार सोनी के प्रयास की वजह से इस स्कूल का कायाकल्प हो गया है। नई सोच के साथ बच्चों को शिक्षा दी जा रही है। यही वजह है कि आज इस स्कूल में बच्चों की संख्या 500 के पार है और रिजल्ट लगातार सुधर रहा है। स्कूल में स्वच्छता के लिए भी कई बार जिला और राज्य स्तर पर पुरस्कार मिल चुका है। राष्ट्रपति पुरस्कार मिलने पर स्मित कुमार सोनी ने कहा कि उनकी जिम्मेवारी और बढ़ गई है। को अगर हम लोग को रोकना है तो हमको बच्चियों को शिक्षा देना जरूरी है। तो इस निमित्त हम लोग गांव-गांव, टोला-टोला गए, वहां अभिभावकों के साथ में बैठक की और अभिभावकों को समझाया कि शिक्षा क्या है और उनके द्वारा बच्चों को स्कूल भेजा गया। आज 15 किलोमीटर से भी बच्चियां हमारे यहाँ विद्यालय में पढ़ने के लिए आती हैं और मानव तस्करी को हम लोगों ने रोकने का प्रयास किया है। मुझे चैलेंज मिला है क्योंकि राष्ट्रपति पुरस्कार प्राप्त करना से हमारी उत्तरदायित्व तो बढ़ गए हैं सर, और मुझे और ज़्यादा काम करने की क्षमता आ गई है। मैं और ज़्यादा जोश से और काम करने का प्रयास करूंगा सर। गुमला के बिशुनपुर की प्राकृतिक खूबसूरती लोगों को आकर्षित करती है, लेकिन इलाके का विकास नहीं होने के कारण यहां ज्यादा सैलानी नहीं आ पाते। नेतरहाट जाने वाले रास्ते की प्राकृतिक छटा का जायजा लिया हमारे सहयोगी सुशील कुमार सिंह ने। तो पर्यटन स्थल के रूप में देश के उत्तराखंड और सहित अन्य इलाकों को बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है। लेकिन आप देख सकते हैं कि हम गुमला के उन सुंदरम वादियों में हैं। बिशुनपुर का ये इलाका है और बिशुनपुर में क्या खूबसूरत नज़ारे हैं, इसको देखकर आप समझ सकते हैं। पहाड़ के बीच से उठ रहा धुआं निश्चित रूप से अनायास लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर सकता है, लेकिन इन इलाकों में पर्यटकीय सुविधा नहीं बहाल होने के कारण कोई भी पर्यटन नहीं आ पाता है। ऐसे में आप देख सकते हैं कि पहाड़ों के बीच की जो श्रृंखला है, उसके बीच के जो खूबसूरत नज़ारे हैं, वो कहीं ना कहीं लोगों को अपनी ओर आकर्षित करता है। लेकिन निश्चित रूप से इन नज़ारों को देखने के लिए आने के लिए यहाँ पर्यटकीय सुविधा कुछ भी नहीं है। ना तो यहाँ पर किसी प्रकार का होटल की व्यवस्था है और ना ही कोई पर्यटन बंगला बना हुआ है, जिसके कारण यहाँ लोग नहीं आ पाते हैं। देखिए, नेतरहाट एक मनोरम जगह है, यहाँ पर्यटन की अनेकों संभावनाएं हैं, लेकिन सरकार जो है वो यहाँ ध्यान नहीं दे रही है, जिसके कारण है कि ये यहाँ लोग कम आ रहे हैं। अगर सरकार यहाँ पे ध्यान दे तो पर्यटकों की भी संख्या बढ़ेगी, साथ ही यहाँ के जो स्थानीय युवा हैं उन्हें भी यहाँ पे रोजगार मिलेंगी। कि झारखंड में सबसे अगर रिच कोई संसाधन है वो यहाँ की पर्यटकीय सुविधा है। अगर पर्यटकीय सुविधा यहाँ पर बहाल की जाए तो खूबसूरत नज़ारे जो देख रहे हैं ये एक बहुत बड़ा साधन हो सकता है सरकार की आय का, लेकिन अब तक इस ओर ध्यान नहीं दिया जाना सरकारी उदासीनता को दर्शाता है। न्यूज़ 18 के लिए गुमला से सुशील कुमार। पलामू में पर्यटन की काफी संभावना है। रामगढ़ में पहाड़ों के बीच चुल्हट झरना है जो काफी मनोरम है, लेकिन झरने तक जाने के लिए रास्ता नहीं है। ऐसे में सैलानियों को यहां पहुंचने में काफी परेशानी होती है। और इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरें लगातार जारी है। देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।